सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे, सीधे सरल इंसान थे। हो युद्ध या हो शांति, वे हर समय एक समान थे, वे दीन दुखियों के लिए विश्वास थे, वरदान थे, सीधे सरल इंसान थे। जो युद्ध में थे वे उन्हीं के साथ एक जवान थे, जो खेत में थे वे उन्हीं के साथ एक किसान थे, जो भी जिए पूरा जिए वे मौत पर मुस्कान थे, वे देश की पहचान थे। सत्यम शिवम और सुंदरम से पूर्ण हिंदुस्तान थे, वे देश की पहचान थे, सीधे सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे। सीधे सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे। पत्रकार, गीतकार और काव्य मंचों पर जिन्हें गीत ऋषि कहा जाता था, ऐसे रमानाथ अवस्थी ने यह पंक्तियां लिखी थी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे संवेदनशील, स्वाभिमानी और समर्पित प्रधानमंत्री थे जिनकी एक आवाज पर पूरे भारत ने एक वक्त का भोजन छोड़ दिया। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान की हुंकार भरकर कमजोर से दिखने वाले भारत में नई प्राण शक्ति फूंक दी। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज बात होगी भारत की माटी के लाल लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं ये तीन नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने, यह कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसमें राजनीति के कई दांव पेच शामिल हैं। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को हमेशा अपना उत्तराधिकारी माना था, इसलिए 1959 में कांग्रेस के बड़े धुरंधर नेताओं को दरकिनार करके इंदिरा जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुलदीप नैयर के मुताबिक प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में शास्त्री जी को बहुत हद तक एक तरफ करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि कई बार तो उन्हें नेहरू जी से मिलने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। शास्त्री जी को मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा शास्त्री जी कि अब पंडित जी को तब तक भुवनेश्वर में उनको अटैक हो चुका, मैंने कहा ये तो कुछ दिनों की बात है, अब तो आप आएंगे। कभी उन्होंने कहा, कहने लगे नैयर साहब उनके दिमाग में तो उनकी पुत्री है,
मैंने कहा कैसे, कभी बताया? कहते नहीं पता है मुझे, बातों बातों में पता है, इंदिरा जी करते हैं, लेकिन इंदिरा जी को बनाना मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि पंडित जी के बाद मैं मोरारजी भाई को हरा सकता हूँ, इंदिरा जी नहीं हरा सकती। खैर वो एक तो ये बात थी उनको कि शास्त्री का बहुत है। दूसरा, जब ये हुआ कि भाई क्रॉस किया वो सीज फायर को, तो कहने लगे कि मैंने इंदिरा जी से पूछा कि आपके पिता वो जिंदा होते तो वो क्या करते? वो भी यही करते। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि वो इतना नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे इन चीज़ों के कि भाई डिप्लोमेटिक और क्या। तो लेकिन फिर बाद में जब सक्सेशन शुरू हुई जी, तो फिर मिसेस गांधी के पास मैं ही पैगाम लेके गया था। तो मैंने कहा कि भाई आपके पिता तो नहीं करते। मेरे से एक दफ़ा बहस भी हो गई थी इस बात पे। कहते क्यों नहीं करते? उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मैं शास्त्री मैन कहलाता रहा हूँ। तो अब जब पंडित जी का देहांत हो गया तो आम ख्याल तो यही था कि शास्त्री जी बनेंगे, लेकिन मोरारजी ने कहा नहीं, हम मोरारजी भाई ने कहा मैं तो कंटेस्ट करूंगा। अब शास्त्री जी इस बात पे बहुत परेशान थे कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने मेरे हाथ से एक पैगाम भेजा मोरारजी भाई को कि हम दोनों में से किसी को मान लेते हैं, जयप्रकाश नारायण या इंदिरा जी। तो जयप्रकाश नारायण के मुताबिक तो मोरारजी ने कहा दैट कंफ्यूज्ड पर्सन, और इंदिरा जी के कहा ये दैट चिट ऑफ ए गर्ल। तो उन्होंने दोनों को नहीं माना। फिर कंटेस्ट हुआ जिसमें खैर शास्त्री जी जीत गए, लेकिन उसमें मेरा रोल ज़रा अनविटिंगली था, विटिंगली कोई नहीं था। मैंने कुछ छुट्टी लेके पीआईबी से तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, यूएनआई। उन दिनों में अलाउ करते थे। तो मैंने यहाँ पे अब पहली स्टोरी जो की मैंने ये सक्सेशन पे की। सिंस अमेरिका में पढ़ा हुआ था तो मैंने एक फ्रेज यूज की कि मोरारजी भाई वॉज द फर्स्ट वन टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। अब बाकी इधर उधर की भाई शास्त्री से पूछा गया, ही सेड ही वांटेड अ यूनानिमस वगैरह। तो फिर अब दूसरे दिन जब मैं पार्लियामेंट हाउस में गया तो रास्ते में कामराज मुझे मिला, थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आई मतलब क्या हुआ। अंदर गया तो लोगों ने कहा कम से कम 100 वोट तुमने शास्त्री को दिलवा दिए। मुझे उस बात ही नहीं समझ आई कि भाई इतना इम्पैक्ट इस चीज़ का हो सकता है। अब शास्त्री जी के घर पहुंचा तो शास्त्री जी ने कहा नो मोर स्टोरी नाउ, बस गेम इज अप, खत्म हो गया। अब अनमिटिंग मोरारजी भाई ते दम तक नहीं उन्होंने ये समझा कि ये बात अनमिटिंगली हुई है, विटिंगली नहीं हुई। वो कहते थे नहीं शास्त्री ने तुमसे करवाया। मैंने कहा ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। हालांकि 1964 में जब नेहरू जी का देहांत हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे। कई पत्रकारों ने यह लिखा है कि नेहरू जी के निधन के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन के कामराज जानते थे कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो वे इंदिरा जी को आगे नहीं आने देंगे, और अगर इंदिरा जी को नेहरू जी के बाद सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया तो मोरारजी देसाई ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया और इंदिरा जी को उनकी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। स्वयं शास्त्री जी न तो चाहते थे न उन्हें कभी लगता था कि वे भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए प्रसार भारती आर्काइव से शास्त्री जी के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ये अंश। नेहरू जी के बाद कौन, ये सवाल नेहरू जी के समय में ही उठना शुरू हो गया था। लेकिन नेहरू जी के बाद
लाल बहादुर शास्त्री आएंगे इसकी चर्चा कम ही होती थी, लेकिन वे आए तो एक बड़े सौभाग्य की बात हुई। पहली बात यह हुई कि बड़े बड़े आभिजात्य प्रभामंडल, बड़े बड़े विश्व स्तर के नारे, बड़े बड़े खोखले सपने और उसके साथ एक महापुरुष की गरिमा और प्रभामंडल, इन सब से मुक्त एक बहुत साधारण धोती कुर्ता टोपी लगाने वाला, मोहल्ले में काम करके ऊपर उठने वाला एक आदमी आकर देश के सिंहासन पर बैठा। जब बैठा तब कभी कभी ये लगता था कि ये व्यक्ति सिंहासन से छोटा तो नहीं है। शास्त्री जी का जो रूप निखरा उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू जी की तुलना में शास्त्री जी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। नेहरू जी का व्यक्तित्व चमकदार था, तो शास्त्री जी इतने सरल साधारण नेता थे कि लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें ही नहीं थी। के कामराज और कांग्रेस के शक्तिशाली नेताओं ने शास्त्री जी के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर कांग्रेस पार्टी हो गई थी। लेकिन शास्त्री जी को अपने पद के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। देश उस समय खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था, इसलिए शास्त्री जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देश में अनाज के संकट को खत्म करना है। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने को कहा, पर इससे पहले उन्होंने ये व्यवस्था खुद अपने परिवार पर लागू की। कुछ महीनों बाद ही जब शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो उन्होंने खर्च कम करने और अनाज की बचत करने पर जोर दिया। लेकिन शास्त्री जी सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि खुद करके जनता के बीच एक मिसाल पेश करते थे। प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने हल चलाया, सब्जियां उगाई, तो लाल किले से सरकार को, मंत्रियों को दावतें बंद करने का आदेश सुना दिया। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अगले महीने 2 महीनों में खास तौर पर जतन और इंतजाम करें। ये आकाशवाणी ध्वनि जिसके पास जितना है उससे वो ज्यादा खर्च न करे, हम अपने खर्चे को भी घटा सकें, अन्न के खर्चे को तो उसे भी घटाएं। मैं चाहता हूं कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे, कहाँ मुसीबत है, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरे को खिलाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। घबराकर अपने अपने घरों में हम कुछ ज्यादा रख लें, ये बात मुनासिब नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जो आज एक स्थिति आई है, जो आज एक हमें टेढ़े मौके का मुकाबला करना है, उसने हम इस हिम्मत, इस बहादुरी और इस दूरंदेशी से काम लेंगे जिसमें देश का ये सवाल कठिन न बने। मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में अगले 2-3 महीनों में न दावतों की ज़रूरत है, न डिनर्स की ज़रूरत है, न लंचेस की ज़रूरत है। मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं,
जो ये बड़ी बड़ी दावतें या छोटी मोटी दावतें होती हैं, उन्हें हमें बंद करना होगा। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग मिनिस्टर्स भी न कोई दावत मंजूर करेंगे, न कहीं जाएंगे, न कोई दावत लेंगे और न कोई पार्टीज होंगी। ये मैं जानता हूँ संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कि इससे कोई बहुत बचत की बात नहीं, लेकिन आज देश का एक मानस तैयार करना है, देश का दिमाग तैयार करना है और हमें ये दिखलाना होगा कि जो आज कमियां हैं, उन कमियों को अगर उसमें हम भी कुछ अपने को उसमें लगा सकें तो उससे एक देश को एक मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। एक तरफ देश में अनाज का संकट था तो दूसरी तरफ शास्त्री जी कई तरह की राजनीतिक चुनौतियों से घिरे थे। उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया तो पंडित नेहरू की बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री शास्त्री की नीतियों की आलोचना की। शास्त्री जी इन चुनौतियों का मुकाबला कर ही रहे थे कि इस बीच इस सबसे भी बड़ी आपदा देश के सामने आ गई। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 3 साल पहले ही भारत के राजनीतिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता और गलत फैसलों के कारण भारत चीन से युद्ध हार चुका था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश रची, पर उसे अंदाजा नहीं था कि कदकाठी में छोटे और साधारण से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री फौलाद के बने हुए हैं। चीनी आक्रमण के और चीनी शिकस्त के बाद हम नहीं जानते थे इसमें क्या होगा। बहुत आशा नहीं थी लोगों को। अमेरिका उनको काफ़ी मदद कर रहा था, काफ़ी इक्विपमेंट दे रहा था और उनका प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानी फौज के पास आधुनिकतम हथियार थे, धन था, अनेक साधन थे, पहले की तैयारी थी, षड्यंत्र थे, साजिश थे और एक मानसिकता को प्रभावित कर सकने की क्षमता थी। हमारे पास इसके मुकाबले में केवल एक चीज़ थी, देशभक्ति। हम अपने देश को फिर से गुलाम नहीं होने देना चाहते थे और हमारे पास कुछ भी न हो, लेकिन उस एक क्षण में लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने युद्ध का नारा दिया। हम शास्त्री जी के पास बैठ कर रामायण पढ़ रहे थे, इसलिए कि लड़ाई न होने पाए, देश का भला हो। देश का भला हो। इतने में फोन आ गया, शास्त्री जी ने कहा कि तुम लोग जिनसे फोन आए हो उनसे कहा कि आगे बढ़ो। लेकिन हम रामायण पढ़ते थे इसलिए कि देश में लड़ाई न छिड़े और देश का भला हो। उनके युद्ध के नारे से ऐसा लगा जैसे कि हम में सब कुछ है, संकल्प है, दृढ़ता है और वो आंतरिक शक्ति है जो कि कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। लोगों को लगता था कैसे देश की सुरक्षा होगी, क्या होगी, इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में उस समय आती थी। जो उन्होंने भाषण दिया लाल किले के बुर्ज से खड़े होकर, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर ये लड़ाई थोप दी गई। शास्त्री जी इन बातों को जानते थे और जानते थे कि देश की जनता अब क्या सोच रही है, उनकी भावना क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था, हम बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को बता देंगे कि धोती वालों में कितना दम है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार कर हमारी सेनाएं सीधे इच्छोगिल कनाल पार करते हुए लाहौर की ओर बढ़ेंगी। ये पहली दफ़ा ये मौका था जब वायुसेना का इस्तेमाल पाकिस्तान के फौज के बरखिलाफ हुआ था। वो चमजोरियां भी हुआ था। मुझे याद है वो दिन, मैं दफ्तर से घर आ रहा था, छुट्टी जल्दी हो गई थी और रास्ते में एक उत्साह का ऐसा अद्भुत वातावरण था कि लगता था कि जैसे देश ने अपना कुछ खोया हुआ पा लिया है
ऐसा जो कि हजारों साल पहले खो गया था, आज उसको मिल गया। घर पर आते आते पड़ोसियों ने मुझे बताया कि आपने खबर सुनी? नहीं। शास्त्री जी ने सीधे लाहौर पर मार्च करने का ऑर्डर दे दिया है। उस एक क्षण में हम सब भारतवासी कहीं पर अपने कद से 2 अंगुल ऊंचे हो गए। शास्त्री जी ने मुझे जो ये फैसला पाकिस्तान बॉर्डर के क्रॉस जाने का दिया, इसको मैंने टॉलेस्ट ऑर्डर बाय द शॉर्टेस्ट मैन कहा है, और ये पूरी फौज में फैल गया था। और इसकी तारीफ ये है कि ये फैसला मैंने सुबह मांगा और मुझे चंद घंटों में इसका फैसला मिल गया, और पूरी फौज इसकी तारीफ करती थी कि जी इतना जल्दी फैसला मिलना गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा मुश्किल था, ये सिर्फ शास्त्री ही जी दे सकते थे। लाल बहादुर जी ने निरीक्षण के पठानकोट पे आया तो हम खड़े थे नेट के सामने, सैल्यूट मारा। उसने नेट को देखा, मेरे को देखा, मैं भी छोटा हूँ ना, और उसने कहा अरे हम तीनों छोटे हैं। जब हमारे टैंकों ने दुश्मन के इतने टैंक बर्बाद किए कि एक पैटर्न टैंक नगर बन गया, तो हमारे आर्मी कैडेट्स का उत्साह और बढ़ा। इस सब उत्साह के पीछे लीडरशिप थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने भारत का खोया हुआ गौरव फिर से वापस लौटा दिया। मुझे याद है हमारे स्क्वाड्रन के नोटिस बोर्ड पर एक फोटो टंगी थी जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री एक टैंक नुमा केक काट रहे थे और बड़े हंसकर बोल रहे थे, हमने भी एक टैंक तोड़ा। आज भी हम जब उस तस्वीर को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तानी सेना के हथियार डालने के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ तो शास्त्री जी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित किया। प्रसार भारती आर्काइव्स से सुनिए शास्त्री जी का ये ऐतिहासिक संबोधन। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राज़ी हुआ। गो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, फिर भी हमें खुशी है कि आखिर वो लड़ाई बंद कर देने को तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वे लड़ाई बंद करना चाहते थे। वास्तव में उनके लिए ये ज़रूरी था, मगर जैसी कि उनकी आदत है, वे आखिरी वक्त तक इनकार करने का दिखावा करना चाहते थे। सिक्योरिटी काउंसिल को ये बता देने के बाद भी कि उनको लड़ाई बंद करना मंजूर है, और लड़ाई बंद करने के थोड़े ही देर पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की है। इस सब से पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। भारत का शांति में अटूट भरोसा है। ये हमारे लिए
वसूल का सिद्धांत का सवाल है, स्वार्थ और खुदगर्जी का नहीं। लेकिन शांति से प्रेम रखने का मतलब ये नहीं है और न हो सकता है कि जब हमारे ऊपर हमला हो तब भी हम अपने बचाव के लिए हथियार न उठाएं। शास्त्री जी 2 वर्ष से भी कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह सके। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तप की कथा को न त्याग तप की कथा को न राष्ट्र आराधना को नमन त्याग तप की कथा को नमन प्राण देकर खरीदा हमन प्राण देकर खरीदा हमन शांति के देवता को नमन। हालांकि मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित तो जरूर किया गया, लेकिन बरसों तक उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। जबकि सच तो यह है कि भारतीय राजनीति में उनके जैसा व्यक्ति मिलना असंभव ही है। 2 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सर पर 5,500 रुपए का कर्ज था जो उन्होंने कार खरीदने के लिए लिया था। ऐसी महान विभूति को प्रसार भारती आर्काइव्स, प्रसार भारती, दूरदर्शन परिवार और डीडी दस्तावेज की तरफ से श्रद्धांजलि।